हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज 12 अगस्त है। फर्स्ट शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो हुआ 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में, उसके जितने भी प्रश्न मिले हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। जिसका भी आगामी आने वाला परीक्षा है उसके दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये सब क्वेश्चन आया था या नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो श्रीलंका और भारत को हिंद महासागर अलग करता है, ये भी टॉपिक याद रखिएगा। इसलिए श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा भारत द्वारा साझा नहीं की जाती है। नेक्स्ट और देख लेते हैं इसके बारे में। श्रीलंका भारत समुद्री पड़ोसी देश है। बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत अपनी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है। 2015 में अधिकांश भारत और बांग्लादेश परिक्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, सीमावर्ती हॉट स्टॉप करने के लिए राज्य सरकार विदेश मंत्रालय को सुझाव देती है। भारत जो दुनिया के 7 अन्य देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत म्यांमार के साथ उत्तर में स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन कौन सा है? तो चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और हो जाएगा बांग्लादेश, म्यांमार हो जाएगा। बांग्लादेश म्यांमार हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, SDGs का संख्या कितनी है? SDGs की संख्या कितनी है? तो कुल 17 सतत विकास लक्ष्य है। कुल 17 सतत विकास लक्ष्य है। ये लक्ष्य 2030 तक दुनिया को बेहतर और अधिक टिकाऊ बनाने के निर्धारित किए गए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार है। और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायीकरणों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 323 के ए और 23 के बी। अनुच्छेद जो है 323 का ए और अनुच्छेद 323 का बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के लोक सेवा अन्य प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विवादों और शिकायतों से निपटने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 6 उन लोगों को नागरिकता के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान में पलायन कर भारत आए हैं। ऐसे लोगों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ऐसे लोगों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो 19 जुलाई 1948 तक भारत आ चुके थे। पहला जो 1948 तक भारत आ चुके थे, और दूसरे वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पूछा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के कबुलिस्तान के तैमूर शासक बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को हराया था। चलते हैं और देखते हैं। पानीपत एक पौराणिक स्थान था जहां 1526 के बाद मुगलों और विभिन्न अन्य शक्तियों के बीच कई युद्ध हुए थे। नेक्स्ट है, बाबर को पंजाब के गवर्नर दौलत खां द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को शासन से हटाने के लिए आमंत्रित किया गया था। लोदी की सेना घुड़सवार और विशेष रूप से हथियारों पर निर्भर थी, जो पहले दुश्मनों को झटका देने और नष्ट करने में सक्षम थे। इस युद्ध ने भारत के मुगल वंश की नींव रखी थी। इस युद्ध के बाद जो भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई थी। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा गया था। अब पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ा गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो है 1833 चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इस अधिनियम के तहत जो है
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा था। अब चलते हैं, नेक्स्ट फैक्ट हो जाएगा, ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, जिसे त्योहार का भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह प्रत्येक दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। त्योहार प्रत्येक दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इस त्योहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व तटीय मैदान की विशेषता क्या है? पूर्व तटीय मैदान की विशेषता क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक विस्तृत और उपजाऊ क्षेत्र है। यह मैदान बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है, याद रखिएगा। इसकी इसकी मुख्य विशेषता है जो उपजाऊ मिट्टी, नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा और महत्वपूर्ण झीलें हो जाएगा। नेक्स्ट, 1934 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो 1934 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो 1934 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार हेरोल्ड सी उरे को भारी हाइड्रोजन के खोज के लिए दिया गया था। तो खोज के लिए दिया गया था। यह खोज परमाणु बम के विकास और जैविक जीवन के विकास के सिद्धांतों के महत्वपूर्ण हो जाएगा। उरे को 1934 में नोबेल पुरस्कार उनके भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए दिया गया था। चलते हैं और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के बाहर रहने वाले NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन नागरिकों को भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो यह जो प्राप्त होती है, तो भारत के बाहर रहने वाले NRI नागरिकों को भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 8 के तहत प्राप्त होती है। अनुच्छेद 8 भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है और यह उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता के आधार को परिभाषित करता है जिसके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था लेकिन वे वर्तमान में विदेश में रह रहे हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 25वें आईफा पुरस्कार में 8 और 9 मार्च 2025 को जयपुर में आयोजित फिल्म समारोह फिल्म लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निताशा गोयल को कई अन्य पुरस्कार भी जीते हैं। प्रमुख विजेता जो हो जाएगा, मुख्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को मिला है। और देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव को लापता लेडीज के तहत मिला है। बेस्ट एक्टर पुरुष कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस अभिनेत्री तो महिला निताशा गोयल लापता लेडीज के लिए मिला है। अन्य प्रमुख पुरस्कार को देख लेते हैं। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राघव जुआल वकील को मिला है। और देख लेते हैं, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला जानकी बोटीवाला शैतान को मिला है। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष में रवि किशन लापता लेडीज के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू कुणाल खेमू मंडगांव एक्सप्रेस के लिए मिला है। बेस्ट डेब्यू महिला जानकी बोडवा शैतान के लिए मिला है। बेस्ट डेब्यू पुरुष लक्ष्य किल के लिए मिला है, लक्ष्य किल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2025 के UNDP मानव विकास सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट HDR के अनुसार भारत का HDI मानव विकास सूचकांक स्कोर कितना है? तो 2025 के UNDP मानव विकास रिपोर्ट HDR के अनुसार भारत का HDI मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.8685 और भारत 193 देशों के 130वें स्थान पर है। चलते हैं, इसका कुछ मुख्य फैक्ट बातें देख लेते हैं। यह स्कोर पिछले वर्षों की तुलना में सुधार दर्शाता है जिससे भारत मध्यम मानव विकास में आ गया है। मुख्य बातें हो जाएगा, HDI स्कोर जो है 0.685 हो जाएगा HDI स्कोर। वैश्विक रैंकिंग हो जाएगा 130वां स्थान हो जाएगा। श्रेणी मध्यम
मानव विकास हो जाएगा। सुधार जो हो जाएगा 2022 में 0.676 से 2023 में 0.685 आया। नेक्स्ट है मुख्य आयाम स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर हो जाएगा। मुख्य आयाम जो हो जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसका फैक्ट हो जाएगा भारत में प्रगति जीवन प्रत्यक्ष शिक्षा और प्रस्तुत व्यक्ति व्यय में सुधार हुआ है। चुनौतियां असमानता क्षेत्र असमानता लेकिन समानताएं हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजीदार न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट कभी भी जारी नहीं किया जा सकता है और उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। 2 महीने की लिखित नोटिस देने के पश्चात राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। ये सभी फैक्ट राष्ट्रपति के तहत किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी को सेवानिवृत्त राष्ट्रपति मिलने वाली पेंशन की आधी राशि तथा सरकारी मकान आजीवन प्राप्त होगा। संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ विशेषाधिकार को न्यूनमुक्तियां प्रदान की गई है। इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रपति बिना किसी डर या दबाव के अपने कार्यों को निष्पक्ष रूप से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 का अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या है। 1856 का अधिनियम के मुख्य उद्देश्य है तो 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मुख्य उद्देश्य हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार प्रदान करना था। इस अधिनियम ने विधवाओं को पुनर्विवाह को वैध बनाया जो उस समय सामाजिक रूप से निषिद्ध था, खासकर बाल विधवाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग का परिभाषा कीजिए, इसका मात्रक बताइए। तो आवेग किसी पिंड पर आरोपित बल व समय जिसे वह प्रभावी रहता है का गुणनफल आवेग के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है। आवेग की दिशा बल की अनुदिश होती है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। एनएस होता है न्यूटन सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव और पांड्य दोनों में क्या समानता थी। पांडव और पांड्या में दोनों में क्या समानता थी। तो पल्लव और पांड्या दोनों दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंश थे और उनकी कुछ समानताएं हैं। तो दोनों राजवंशों ने कला वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा दोनों राजवंशों ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया है। हालांकि इनके बीच कुछ अंतर भी थे, जैसे कि पल्लवों का शासन क्षेत्र पांड्या की तुलना में अधिक व्यापक था और पल्लवों ने वास्तुकला में द्रविड़ शैली को विकसित किया जबकि पांड्यों ने अपनी खुद की शैली को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कार्यशील जनसंख्या घनत्व लगभग कितनी प्रतिशत थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो लगभग 75% कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत थी। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, जिसमें 17.2% सेवा क्षेत्र में और 10.2% औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत थे। और हो जाएगा इसका इस असंतुलित व्यावसायिक संरचना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्त के समय पिछड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य है। भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो डिजिटल समावेशन के लिए भारतीय भाषाओं में AI आधारित अनुवाद सेवाओं को सक्षम बनाना। भाषणी प्लेटफॉर्म के प्राथमिक उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP तकनीकों का उपयोग करके भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट हो जाएगा इसका फैक्ट इस पहल का उद्देश्य भारत में भाषाई विभाजन को पाटना है और सभी नागरिकों को विशेष ग्रामीण और गैर अंग्रेज भाषी क्षेत्रों के लोगों के लिए डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करना है। यह डिजिटल समावेश सरकारी सेवाओं को स्थानीय भाषाओं के सुलभ बनाने पर केंद्रित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भाषणी प्लेटफॉर्म जिसे राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NLTM के रूप में भी किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय METY के तहत शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है।
ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 किस राज्य ने शुरू किया था? यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। तो देश का कृषि क्षेत्र तेजी से ड्रोन तकनीक को अपना रहा है। केंद्र व राज्य सरकार की पहलों और सटीक कृषि साधनों के लिए किसानों को प्रोत्साहन करने के प्रयास के चलते कृषि ड्रोन का इस्तेमाल में बढ़ोतरी देखी गई है। कई निजी और सरकारी कंपनियों क्षेत्र के लिए ड्रोन का उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक किसानों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ड्रोन तकनीक को राज्य में बड़े स्तर पर प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका यूज पॉलिसी 2025 हो जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार को ड्रोन संवर्धन एवं नीति उपयोग नीति 2025 को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही राज्य को ड्रोन हब बनाने का सरकार ने ऐलान भी किया है। इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश ड्रोन विश्वविद्यालय महाविद्यालय, ड्रोन यूनिवर्सिटी और ड्रोन डेटा रिपोजिटरी की स्थापना भी करेगी। नेक्स्ट है, कृषि दर्शन एक्सपो 2025 में ड्रोन कंपनियों द्वारा कृषि ड्रोन एवं स्प्रे प्रबंधन संचालन के सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए हैं जो किसानों को क्षेत्र में सटीक समाधान प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2025 में 12वें पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह भारत देश करेगा। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। इसका जो फैक्ट हो जाएगा, भारत 2025 में पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह पहली बार होगा जब यह आयोजन देश में होगा। चलते हैं, यह आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। मार्च 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री के मेजबानी करेगा। यह चैंपियनशिप का 12वां संस्करण होगा और चौथी बार एशिया में आयोजित किया जाएगा, जिसमें से 100+ देशों के 1000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। चलते हैं और फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। यह आयोजन लॉस एंजलिस पैरालंपिक्स गेम्स 2028 के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में विकलांगता के प्रति जागरूकता और समावेशित को बढ़ावा देने की दिशा की एक कदम है। भारत में 2023 में कोबे में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में 17 पदक जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण पदक शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जिम्मेदार थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को आवंटित किए गए ब्रिटिश को औपचारिक प्रांतों को सफलतापूर्वक एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में संगठित किया था। सख्त नीति लागू करते हुए पटेल ने लगभग सभी देशी राज्यों को भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया गया था। नए स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता को प्रति अपनी वचनबद्धता के कारण उन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति का पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो देश भर में एथलीट प्रतिभाओं को पहचान करना और उसका पोषण करना होता है। कीर्ति पहल का उद्देश्य आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरण और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान और पोषण की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। इसका मुख्य लक्ष्य होनहार एथलीट की खोज करना और उन्हें अपने कौशल विकास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का पॉइंटिंग डिवाइस है? तो माउस हो जाएगा। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उपयोग से आप माउस कर्सर को स्क्रीन पर कहीं भी ले जाकर पॉइंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 2022 से 26 योजना युवाओं को प्रशिक्षण से संबंधित है। तो कौन सा जगह? तो 2022 से 26 योजना युवाओं को प्रशिक्षण संबंधित विशेष रूप से राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम RYSK के तहत होता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण योजना देख लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था युवाओं को व्यक्तिगत विकास, नेतृत्व गुण विकसित करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल करना था। 5 नवंबर 2025 को कौन सा त्योहार मनाया गया? 5 नवंबर 2025 को कौन सा त्योहार मनाया गया है? तो 5 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली मनाई गई है।
इसके बारे में देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त यह दिन गुरु नानक जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। 1950 से 51 के से 2014-15 के बीच भारत में कृषि भूमि में गिरावट का प्रतिशत क्या है? तो 1950 से 51 से 2014-15 के बीच भारत में कृषि का प्रतिशत जो है 24.4% घटकर 15.4% हो गया है। चलते हैं आगे देख लेते हैं। जो 1950 से कम कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय आय में 59% योगदान देता था। 2015 से घटकर यह 15.4% हो गया है। इसके अलावा 2014-15 में कृषि क्षेत्र का दर 8.56% से घटकर 0.2% हो गई है। तो दोस्तों आज जितना भी प्रश्न पूछे गए थे 18 सेट में सभी को इस वीडियो में हमने कवर किए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।